अस्सलामुअलैकुम। वो इश्क जो ममनून ना रहा कि 43 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो जल्दी से चलते हैं किस की तरफ। लेट्स स्टार्ट। इधर को आइस यूं ही ड्रॉप करने जा रहा था जब आइस को अतिकाल पर दोनों मुतवज्जा हुई। ठीक है डाटो फारिया, हम आते हैं। आइस ने फिक्रमंदी से काल कटी हुई थी की तरफ मुतवज्जा हुआ जब दम साधे मुतज़िर निगाहों से देख रही थी। कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से आदिया बहन की इमरजेंसी सर्जरी की जा रही है। इधर एकदम परेशान हुई क्योंकि अभी तो एक दिन था डिलीवरी में। यूँ अचानक अनुश्री तो ठीक हो कि ना। सीधा का दिल घुट रहा था। इसने गाड़ी वापस मोड़ते मेन रोड पर डाली और नरमी सीधा का मजबूत हाथ अपने हाथ में लिए चुमा। इंशाल्लाह तुम्हें वहाँ ड्रॉप करके मैं निकल जाऊँगा। ऑफिस है, मीटिंग है, संभाल लोगी तुम? आइस ने तशफ़ी करवाने के साथ पूछा, जिस पर ईदा ने फौरी सर इस बात में हिलाया। जी मैं संभाल लूँगी, आप बेफिक्र रहें। ईदा ने उसकी तसल्ली करवाई जबकि आइस ने भी गाड़ी की रफ्तार ज़रा बढ़ाई ताकि जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके। अनान हॉस्पिटल के लिए रेडी हुआ तो रूम में आकर जोए का पासपोर्ट और डाइवर्स पेपर तलाशे, मगर पूरा कमरा जानने के बावजूद इसे कहीं भी कुछ ना मिला। यहीं तो रखे थे पेपर्स यार, सबमिट करवाने थे। मनहूस कहाँ रखती है? हर जगह उलट पलट कर रखने के बाद वो कनपट्टी से हिलाता याद करने की कोशिश करने लगा, मगर जहन पर भरपूर दबाव डालने के बावजूद इसे अच्छे से याद था। इसने पेपर्स इसने यहीं रखे थे। इशबा जो लॉन में बुक्स लिए जा रही थी। अनान को रूम में कुछ पागलों की तरह तलाश करते पहले तो दरवाजे के बाहर रुके और फिर बुक्स वहीं टेबल पर रखे। ज़रा सा अंदर जाके पूरा कमरा तहस नहस था। क्या ढूंढ रहे हैं? अशफा की डरी पुकार पर वो फौरी पलटा और उस तक पहुंचा। यहाँ जोए का पासपोर्ट और डाइवोर्स पेपर्स थे, तुमने देखे हैं? अनान के खुरदरे इस्तफसार पर अशफा के चेहरे की रंग लट्ठे की मानत हुई। उसकी घबराहट के मारे नजर झुकी, लेकिन अनान ने ठोड़ी पर हाथ की पकड़ जमाए बेदर्दी से उसका चेहरा ऊपर उठाया। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे अशफा। इस पर लहजा भयानक हद तक गजबनाक था। नहीं पता मुझे, अशफा ने डरते हुए इनकार किया। सच कह रही हो? देखो वो दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अगर तुमने कहीं संभाल कर रख दी हैं तो बता दो मुझे। अनान के गुस्से के बावजूद वो इकरार न कर सकती थी। हनूज इनकार किया। तभी अनान से आज़ाद करता कमरे से हाजा को आवाज़ें निकालता निकला। अशफा ने फौरी पीछे तोड़ लेकर हाजा घर की सफाई में ही मसरूफ थी जब अनान की धाड़ पर उसके हाथ से डस्टिंग का कपड़ा छूटकर ज़मीन पर गिरा। जी साहब, हाजा ने कबाते लहजे पर काबू पाते पूछा। मेरे कमरे की सफाई की थी तुमने? वहाँ ड्रॉर में कुछ अहम पेपर्स थे, क्या तुमने इनको हिलाया? अनान के गुस्से से हाजरा की जान पहले ही आती थी। तभी अशफा को देखते रहम तलब नजर इस पर डाले। नफ़ी में सर हिला गई। नहीं साहब जी, कसम उठवा लें, जो किसी दराज को हाथ भी लगाया हो, मैंने तो बस सफाई की और कमरे से चली गई। हाजरा ने डरते हुए बताया, जबकि अनान का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। बालों में इस तरह भी कैफियत के संग हाथ फिरे वो इससे पहले घबराया था। अशफा ने हाजरा को वहाँ से गुम होने का इशारा किया, जिस पर वो फौरी वहाँ से चली गई। इससे पहले अशफा उसका शाना छूती अनान ने उसको खुद से दूर झटका। अशफा बता दो प्लीज़। वो पलट कर उसकी दोनों बाजू पकड़े झंझोड़ गया। अशफा ने सहम कर अनान की सुरती आंखों को देखा और सरकती सांस उसके रुखसारों लब जला रही थी। फौरी सर हिला बैठी। पहले आप प्रॉमिस करें कुछ बुरा नहीं करेंगे। अशफा से मज़ीद छुपाना मुश्किल हुआ क्योंकि वो पेपर्स उसके लिए बहुत अहम थे। प्रॉमिस किया बाद में। तुम्हारा कहाँ है पेपर्स या पासपोर्ट? जितनी कुव्वत थी सिपरों कार लाते हुए दौड़ा कि फार्म हाउस की ऊंची दीवारें तक लजी। फिर अशफा और कैसे न काँप उठती। बोला अशफा, वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा। मुझे मजबूर मत करो प्लीज़। उसकी सहमी चुप ने मुकाबिल की बेबसी को रूज बख्शा। मैंने किसी को दे दिए, कोर्ट भी सबमिट करवाने। अब तक तो आपकी और जोए की तलाक भी रजिस्टर हो चुकी होगी और पासपोर्ट भी इस तक भेज दिया था कि वो आपकी जान छोड़ दे। साहिर का नाम वो मरकर भी ना ले सकती थी। अन्ना ने उसकी बाजुओं पर जमे हाथ मजीद जकड़े तो दर्द के सबब अशफा की आंखों में नमी छलकी। किसको दिए? बोलो अशफा, कहाँ है वो मनूस औरत? बोलो, मैं तुम्हें हट कर बैठूंगा। मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। वो किसी पागल वहशी की तरह से वार्न कर रहा था। इससे पहले वो ज़रा ज़रा कामती अशफा को कोई जवाब देती। साहिर ने लपक कर ना सिर्फ उसकी वहशी पकड़ से अशफा को आज़ाद करवाया, बल्कि अनान को अशफा से परे धकेल कर खूनहार नज़रों में इसको मरकूज़ किया। साहिर जिब्रान खान की मौजूदगी को जल्दे पर पेट्रोल छिड़की और डैश पटर के साहिर की सीने लिखी, जिससे रोती फनान के गजब बढ़ाने का सामान कर गया। किस किस्म के वहशी इंसान हो तुम? प्लास्टिक की गुड़िया नहीं है जो तुम्हारी हिमानी पकड़ सह लेगी। नाजुक जान है, दिल तो कर रहा है तुम्हें इतने थप्पड़ मारूं तुम्हारी अकल ठिकाने लग जाए। जाओ पकारी में बैठो, मेरे साथ चल रही हो, इसे मैं देखता हूँ। साहिर ने ताप के संग अपनी तरफ बढ़ते बाहर अनान को बढ़ते केला और अशफा को बाहर भेजा, लेकिन मैं अनान को छोड़ना भी न चाहती थी। तभी रोती दरवाजे के साथ जा खड़ी हुई। तुम होते कौन हो? हमारे पर्सनल मैटर में घुसने वाले? अनान की आंखों में जलते अंगारे बढ़ते। साहिर को देखते दबा सा चीख कर कहा, इसका भाई हूँ। अशफा नूर लावारिस नहीं है कि तुम्हारे हुक्म पर सांस लेगी। समझते क्या हो तुम खुद को? क्या हो तुम? मुसलसल मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते जा रहे हो, लेकिन अब बस बहुत हुआ अनान इब्राहिम। साहिर के अंदर आग लगी थी तो अनान इब्राहिम की आंखों में नफरत थी जिसे चीर फाड़ डालना चाहता। मैं शौहर इसका भाई ये नामा समेटो निकलते बनूँ। ना तो तुम्हारे साथ जाएगी ना तुम्हारे सगा मानती है। अपने आप को काबू करने के बावजूद तंजिया लहजा इख्तियार करते हैं। नाने चिपका कर, जिस पर साहिर ने मुड़कर रोती अशफा को देखा जिसकी आंखों में भीगी हुई साफ नाना बिलक रही थी। क्यों सता रहे हुए इसे नान? ये तुम्हारे पागलपन नहीं सह सकती। इसे उससे मोहब्बत की ऐसी कड़ी सजा मत दो कि उसका मोहब्बत नामी लफ्ज़ से एतबार उठ जाए। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे तो जो करना है मेरे साथ डायरेक्ट करो। ईमान और अशफा को इस सब में मत लाओ। इसे मैंने डाइवोर्स पेपर्स और पासपोर्ट उठाने पर मजबूर किया था। मेरे जाने वाले की हाथ लगी है। जोए सोचा इससे तुम दोनों निजात मिल जाए खामोशी से। तुम भी चाहते हो उसको कहते रख, तुम्हारे जलते दिल को राहत नहीं मिल सकती थी। प्लीज़ ये नफरत दिल से निकाल दो, ये सबका नुकसान करेगी।
मैंने बहुत तहमल से इसे समझाया। मुकम्मल होते ही बात मुश्तल होता दस्तो गुरबान हो तुमने फिर से मैं मिला हमारा मामला तुमको उसने की जरूरत की। तुम चाहती क्या हो बदबख्त, क्यों तुम मेरे जख्मों को नासूर बनाकर सुकून पाते हो? क्या बेकार है, मैंने तुम्हारी सूरत को इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिल सकती। इसके साथ साथ अब तुम भी भुगतोगे वो शौक है तुम्हें डायरेक्ट होने का। मेरा डायरेक्ट होना तुम्हें नाजुक जम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी गिरबान पर गिरफ्त सब बकवास के बीच सुनने ही साहिर ने एक ही झटके से सपरे धकेला। अशबा सहम कर दोनों को देखती सदमे किसी कैफियत में थी। मेरी जान को नाजुक मत समझो, तुम जैसे को 4 साल से बिला वजह किसी न करता गुनाह की तरह झेल रहा हूँ। ये कम हौसलगी वालों की बात नहीं है। साहिर का लहजा सदोस्पाट था, जबकि मुकाबिल सीधा आग के शोले जिस्म से लपके उसकी ज़ात किसी बेजा नफरत के एहसास में गलती महसूस हुई। तुमने मुझसे खुली दुश्मनी का आगाज़ किया है, अब की दुश्मनी किसी की जान जाने पर खत्म होगी, याद रखना। से खुद से कोई ना तुझी की संग पर अकेले बिना अशफा की तरफ की हालत तक कमरे से चला गया। जबकि अशफा वहीं दरवाजे में बैठती की साय ने करीब आते वहीं बैठकर अपना हाथ बढ़ाया अशफा के आंसू पूछे, मगर वो अजीज से चेहरा मोड़ गई। चलो मेरे साथ कर, वो नॉर्मल नहीं है, अशफा नुकसान दे सकता है। मैं पहले ही अपने इस फैसले पर पछता रहा हूँ। तुम्हारा ये रोना रहा सा सुकून भी गारत कर गया है। चलो मेरे साथ, यहाँ उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। साहिर के पास मजबूत होकर बिल्लर्जी, मगर यहाँ से जाना अशफा के लिए जान जाने जैसा हो चुका था। आपने और माँ ने ही तो इन्हें नॉर्मल बनाया है, ये सच्चाई भले आप माने या ना माने। आप वो नहीं जानते भैया जो मैं जान चुकी हूँ। उन्हें भी हमारे जैसा दर्द होता है, उनको भी हमारे जैसी नींद आती है, उनकी बेबसी भी हम लोगों जैसी है, फिर वो नॉर्मल कैसे हैं? मैं भी चली गई तो अकेले हो जाएंगे। उन्हें लगता है मैं मेरे साथ जो भी कर लें छोड़ कर नहीं जाऊँगी। उनको ठीक लगता है मैं नहीं जा सकती, मेरा आधा जिस्म और दिल यहीं रह जाएगा। रोना रोके वरना आंखों से साहिर को तकती हसरत से सिसकी साहिर ने इसे पकड़ कर खड़ा किया, अपने साथ लगाया। दुख से इस शख्स का पूरा सीना चल उठा। तो मुझे परेशान करियो प्लीज़, मेरे साथ चलो, बहुत कर्ब से गुजारिश की। मगर उसके हिसाब से जरा संभलते ही निकलती, सॉरी भैया मैं नहीं जा सकती। जरा पेरे वक्त तरफ हुई जैसे साहिर को जाने का रास्ता दे रही हो। इसकी तरफ आज़ादगी से टकरा कमरे से निकला ही जब अशफा ने साहिर का हाथ पकड़े रोका। ईमान ठीक है? अशफा की सरगोशी पर साहिर पलटा तो उसकी आंखों में हैरानगी की गहरे साए थे। नहीं, मुझसे बेहतर तुम जानती हो इसे, मत करो। ये अनान को तुम्हारी किसी कुर्बानी की कदर बिना धक्का खाए नहीं होगी अशफू, लेकिन मैं अपने इस फैसले के हाथ तो एक लामत नहीं अजाब में मुब्तला हो जाऊँ। आई एम सॉरी, तुम्हें इस तकलीफ का शिकार करने का जिम्मेदार मैं हूँ। वो खुद उसके सामने इल्ज़ाम देता अशफा से बर्दाश्त न हुआ। नफ़ी में सर हिलाते साहिर का हाथ जो मैं अपने आंसू न रोक सकी। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें भैया, ईमान का ख्याल रखिएगा और ये भी याद रखिएगा आप मेरे राजदान हैं। मुझे कुछ हफ्ते दें, मैं बाहर की तो खुद वापस आऊँगी और ईमान के पैर पकड़ कर माफ़ी मांगूंगी। मजीद इसमें हिम्मत न थी तभी कहती ही आंखों में किरचियाँ समेटे वहाँ से चली गई और साहिर ने कर्ब से सांस खींचती। अशफा को जाते देखा खुद भी वहाँ से वापसी के लिए रवाना हो गया। अनान की गाड़ी पहुँच में नहीं थी, जिसका ही मतलब था वो हॉस्पिटल चला गया, जबकि साहिर की 1 घंटे तक फ्लाइट थी। तभी चारों एयरलाइन ऑफिस ही रवाना हुआ। साहिर ने मम्मी को ही रास्ते में कल की मान का ख्याल रखिएगा मम्मी, मैं आज वापस नहीं आऊँगा। आपके और बाबा के सवालों का जवाब भी कल दूंगा। साहिर के लहजे से मुनीरा परेशान हुई, लेकिन वो तुम्हारा इंतजार करी कह रही थी तुम शाम तक वापस आ जाओगे। मुनीरा ने किचन से बाहर निकलकर हसरत ज़ा लहजे में कहा, सॉरी मम्मी मैं आप कुछ डिस्टर्ब हूँ, उसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। हो सके तो उसके पास हो जाइएगा, कल से काफ़ी डाउन हो रही है, बात बात पर रोने लगती है। कुछ भी बहाना कर दीजिएगा, मेरा फ़ोन भी बंद रहेगा कल तक। साहिर ने मजीद कुछ कहे सुने राब्ता तोड़ा तो मुनीरा कटिकाल को ही परेशान नज़रों से देखती रह गई। आयशा और इदा जब तक हॉस्पिटल पहुँचे आलिया को सर्जरी के लिए ले जाया जा चुका था। परेशान मत हो, सब खैर होगी। इदा को ऐस ने वहीं कॉरिडोर में लगी कुर्सियों के पास ले जाते बिठाया, खुद भी कुछ देर साथ बैठा। इंशाल्लाह मुझे बस आलिया की फ़िक्र हो रही है, अल्लाह इसे और अनुशे दोनों को अपनी अमान में रखें। मुकाबिल की तसली पर इतने सर आए इसके कंधे पर टिकाते सरगोशी की, ऐसे ही होगा, अब मैं जाऊँ या रुकूँ? तुम्हारे साथ जी की शिपन जानी है, इस बारे फॉरन कस्टमर से डीलिंग है बाबर, जहाँ नकल से ज़्यादा मेरा होना ज़रूरी है। नर्म लहजे में वेदा के चेहरे को निहारता बोला, मगर वो मुस्कुरा कर सर नफ़ी में से हिलाकर सीधी बैठी। कौन सा मेरी डिलीवरी है जो आपको होना अहम है? इदा ने जो मजाक में कहा दी से रंज देखे और आइस कैसे उसका मुरझाया चेहरा बर्दाश्त करता। वो वक्त अगर हमारे मुकद्दर में आया तो आए सलम तुम्हारा साया बन जाएगा। मेरी धड़कन फिदा तरीन लहजा जो हक जताते गंभीर हुआ। इदा ने सहम कर आइस की वारफ्ता आंखों में अपनी खूबसूरत आंखें जमाई। सच में खुशी और हैरत यहाँ करती वो बहुत प्यारी लगी। आए सालम का दिल चाहा उठाकर इसे दिल में रख ले। बिल्कुल तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा एक लम्हे के लिए भी। नरम मेरी हथेली की तो चाह से चुमे के दिल को हर उदासी से निकाल गया तो वो मुस्कुराई, अपनी दूसरी हथेली आइस की काल से जोड़ी। मैंने अब जैसा सपोर्टिव इंसान नहीं देखा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग आइस। वैसा खुद के लिए बेताबा मोहब्बत से भरा शख्स और ढूंढ भी कैसे सकती, वो सिर्फ उसी के हिसाब में तो रही थी। मैंने भी तुम जैसी बावफा और मोहब्बत से भरी लड़की नहीं देखी। अब मुस्कुराओ ताकि मैं जाऊँ। तकाजा तो इन मत हो आंखों का कुछ और था, मगर रहता से ले जाकर मुस्कुराहट लिए तक इजाज़त दी उससे अपने सार से ज़ात के वो उठा जो कर रेता की जबी चुपी वहाँ से चला गया और रेता की सारी दुआएं शख्स को अपना मरकज़ मान बैठी। कुछ देर तक सर्जरी मुकम्मल हुई और फाइनली वो नन्ही सी जाना अनुष्य बनकर न सिर्फ दुनिया में आई बल्कि इसे सबसे पहले सौंपा ही अदा को गया माँ बनने की कमी इसे एक लम्हे ने निगल ली। अनुष्य बहुत कमज़ोर थी, तभी डॉक्टर्स का कहना था इसे 2-3 हफ्ते स्पेशल केयर में रखना है, जिस पर रेता ने इजाज़त दी। आलिया के होश में आते ही वो उसके पास गई। अनुष्य नाम की तोहफी की वो कभी कीमत नहीं चुका सकती थी। आलिया इसी पर खुश थी कि उसकी औलाद इससे बेहतर माँ मिली है, जबकि बाकी लीगल कार्रवाई इसी मुताबिक हुई जैसे तय थी। शुक्र है अल्लाह का जिसने तुम्हें सबसे आज़ादी बख्शी हो। शो मोहिब इसे ड्रॉप करके कमरे की तरफ बढ़ा तो वो सीधी खाल की तरफ ही चली आई, जहाँ गंदीलो फरजाना निकाह की छोटी सी सादा सी तकरीब की ही तैयारियों में लगी थी। खूबसूरत रंग बिरंगे जोड़े हों या ज़ेवरात सब बिखरे पड़े थे। जी मुतमईन हूँ माँ, उनके पास ही बैठी तो फरजाना ने कंदील को कुछ इशारा किया, जिस
पर इसने गोटे वाली बारीक कामदारी आंचल को उठाए धीरे से जोए पर उड़ाया। वो खुद चौंकी जबकि इस पर सजता ये शगन का आंचल फरजाना खानम को मसरूर कर गया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगोगी तुम इस जोड़े में। मुझे तुम्हारी पसंद तो नहीं पता, लेकिन अपने मुताबिक तुम्हारे मुहिब के निकाह की तैयारी शुरू कर दी। अगर तुम अपने वालिद से बात करना चाहो फरजाना की बात अधूरी ही रहेगी। जब जोए ने आंचल उतार कर रसान से वापस कंदील को थमाया। नहीं माँ, मुझे उनसे कोई बात नहीं करी। वो बाप से बहस या बात से करने की हिम्मत न रखती थी। सरपरस्त है ना वो तुम्हारा, कर लो बात। फरजाना ने प्यार से काल से लाई तो वो वही उनकी गोद में सर रख के आंखें मूंद गई। आप भी तो माँ है, मैं यहाँ इनसे रब्ता नहीं करना चाहती, जाकर ही सब बताऊँगी। निकाह कब है? फरजाना को वो काफ़ी उदास लगी। कहो तो आज ही कर ले। फरजाना की शरारतन कहने की देर थी। वो सहम कर सर उठाए उठ बैठी, चेहरे पर जर्दी खंड गई। आज तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। बहुत गुस्से में है, मुझे लगता है मैं उसको बहुत तंग कर चुकी हूँ। उसे मुझसे नफरत टाइप का है, कुछ मीन्स एग्रेसिव होने लगता है। जोए अपने दिल की हर ठीक से कह ना पा रही थी, लेकिन फरजाना सब समझ रही थी। तुम्हें कहा था ना जोए, ये तुम खुद जानो, लेकिन एक गारंटी दे सकती हो, तुम नताइज से मायूस नहीं होगी। उसकी परेशान और हैरान आंखों में आंखें डाले। फरजाना हरम का यकीन दिलाना जोए को फिर से उस फैमिली में डाल दिया जिससे बहुत मुश्किल से निकली थी। वहीं जहान ने काफ़ी हद तक फरजाम साय को बहला फुसला लिया, मगर अब वो जहान पर मजीद एतबार ना करते एक दूसरे आदमी को काम पर लगा चुका था। और इसी से फरजाम साय को पता चला कि जहान इससे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो ब्यूरो ना खुद गया ना अपने किसी आदमी को तफ्तीश के लिए भेजा। जॉन नेदर वेंट टू द ब्यूरो हिमसेल्फ नॉट सेंड एनी ऑफ हिज मैन। आई थिंक ही इज डिसीविंग यू। ही नोज़ हु वांटेड मैन इज़ बॉस। जहाँ ना तो खुद ब्यूरो गया ना अपने किसी आदमी को भेजा। मुझे लगता है वो आपको धोखा दे रहा है। वो जानता है कि हमारा मतलब आदमी कौन है बॉस। फरजाम के तन मन में गोया ही सुनकर शरारत दौड़ी। रोलिंग चेयर से झटके से उठा के कितनी देर कुर्सी खोले खाती रही। जॉन कैन नॉट बिट्रे मी, ही इज़ माई फेथफुल कंपेनियन। इफ़ दिस हैपन ही विल बी severely punished for his treasure. Go and watch it. If your heart turns out of to be wrong, you will get the same punishment. जॉन मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो मेरा वफादार साथी है। अगर ऐसा हुआ तो वो इस गद्दारी की सख्त सज़ा पाएगा। जाओ और नज़र रखो इस पर, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो वही सज़ा तुम्हें मिलेगी। फरजाम के हुक्म पर उसका साथी फौरी ऑफिस से निकला, जबकि उसके चेहरे पर नागवारियत भरी सख्ती छाई। जी सी शाम ज़मीन ज़्यादा पुतरी तो दूर फ़क के पान नंजी सूरज शरबत डेल्टा महसूस हुआ। धीरे धीरे उसकी मगरब की सिम डूबने की रफ्तार तेज़ हो रही थी। खिड़की में खड़ी ईमान मुस्कुरा कर आलम हाउस के लान में हादी और लीज़ा को फुटबॉल खेलता देखकर चौंकी। तुम दो जंगी तैयारों की सुलह हो गई क्या? ईमान के इस्तफसार पर हादी ने फौरी मुस्कुरा कर सर हिलाया, मगर लीज़ा ने नरमी से उसके सर की पिछली तरफ हाथ ठोका। एवी हो गई, मिन्नतें कर रहा था पिया कि अल्लाह का वास्ता है मेरे साथ खेल लो, एहसान कर रही हूँ, सूद समेत बदला लूँगी। वैसे आज हम सब अशबाबी और नान भाई की तरफ जा रहे हैं, आप भी हमें ज्वाइन करें ना। लीज़ा की हरी बात न चाहते हुए भी ईमान की सुनहरी आंखों के जलते दीप बुझा गई। हिम्मत न थी वो दोबारा अशफा का सामना कर सके। नहीं यार तुम लोग जाओ, मैं पढ़ूंगी, वैसे भी वो कल शाम आए थे हमारी तरफ। ईमान के इनकार पर वो दोनों उदास हुए, पर इसरार न किया और वापस खेलने लगे, जबकि ईमान ने भी वापस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। सोचती हुई ड्रॉ की तरफ लपकी, जहाँ साइरस के लिए कैश रखकर गया था। ईमान ने ड्रॉ ओपन किया, वहाँ 5000 के 10-12 रखते नोट थे, जिनको देखकर वो धीमा समझ कर सारे पैसे उठाकर हथेली में चक रही। इससे बेला की और मजीद कितनी ख्वाहिशात पूरी होंगी। देखती हूँ शायद वो और उसकी मम्मी बाहर हों। ईमान वैसे भी आराम करके थक चुकी थी। वो पैसे फोल्ड करके हाथ में दबाए और कमरे से निकली। मुनीरा फजीला की हमरा किसी टीवी शो पर तबसरा कर रही थी। ईमान को शार प्रसाद देखकर नरमी से मुस्कुराई, मेरा बच्चा तो काफ़ी फ्रेश लग रहा है, कहीं जा रही हो? मुनीरा के रोकने पर वो मुस्कुरा कर उनके पास ही बैठी। जी बस बाहर लान तक जा रही थी आनी। तबीयत मेरी बेहतर है, आप फिक्रमंद ना हो। अपनी तबीयत के बारे में ईमान ने उनकी फ़िक्र हटाई तो उसकी काल नरमी से सहला गई। ताहिर का मैसेज आया था, शायद वो आज ना आ सके। कि तुम्हें अकेले डर लगा तो मुझे बुला लेना रात रूम में। वैसे तो मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर जब इंसान थोड़ा डाउन हो तो अपने स्पेशल वन से बहुत सारा लाड चाहता है। मैं खुद बहुत अच्छी हुआ करती थी, ज़रा फीवर या सर दर्द हुआ नहीं मेरे नखरे शुरू। और जहान वो तो मेरी ज़रा बदली आवाज़ पर ही घबरा जाते हैं। अपनी प्यारी नेचर के सबब ईमान के पसंदीदा थे, लेकिन ज़ाहिर ने इसे रात के आने के बारे में ना बताया, ये ईमान को थोड़ा हर्ट कर गया। जहान अगर मुनीरा के पैर पर खुल कर सी उसके आपको पता मेरी हिटलर मम्मी तो पापा को सांस भी ना लेने देती थी। मुझे याद है एक बार मम्मी के पैर में मोच आ गई, पापा ने उनको 2 दिन पूरी ज़मीन पर कदम उतारने ना दिया। मैं सोचती थी क्या सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं, लेकिन अब जब अपनी ज़रा सी तकलीफ पर साहिर को तड़प उठता देखा है तो मुझे लगा है सब डेरी से लगी हूँ। अपनी मासूमियत के संग वो सब बताती मुनीरा को हंसा गई और फिर खुद हंसी। बहुत चार्मिंग हो तुम, मेरे बोरिंग से बच्चे को तुम जैसी लड़की ही संभाल सकती थी, और क्यों ना वो तुम्हारी तकलीफ पर तड़पे। रिश्ता होता ही बहुत आज़ा है और फिर वो दिलो जान से तुमसे उनस रखता है। तुम और साहिर हमेशा खुश रहो, हमें तुम दो की मुस्कुराहट से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। ऐसी प्यारी सास पाकर वो जितना शुक्र करती कम था। लाजवाब होगी, क्योंकि उनकी मोहब्बत के बदले उसके पास कोई मुआवजे वाला हर्फ ना था। अब अशफा की बेहजारों खुशियाँ और राहतें देखे आनी, मैं आती हूँ, फिर आपके साथ डिनर में हेल्प भी करवाऊंगी। न जाने के ऊपर मुनीरा को लगा ये कहते हुए ईमान की आवाज़ पर आई है, तभी तो इसे रोक न सकी। ईमान करके अंदर आई। चौकीदार अंकल से उसके कहने पर ज़रा दरवाज़ा खोला तो इत्तेफाक से बुशरा नामी औरत आज अकेले ही इसे दिखाई दी। अब क्या? ईमान की आवाज़ पर बुशरा ने गर्दन भेजी तो इस शनासा मेहरबान चेहरे वाली को देखकर चेहरे पर डाला निकाब उतारे उसके पास चली आई। ईमान ने लपक कर इसे गले लगाया कि बुशरा इस मोहब्बत पर उदास हो गई। मुद्दत हो चली थी किसी ने यूं गले नहीं लगाया था, और कुछ दूर फासले पर इन दो पर नफरत और हबासत से भरी आंखें भी मरकूज थीं।
तो ये है वो लड़की जिसने मेरी मासूम भाभी को इतने पैसों की मदद की कि बेला को स्कूल तक दाखिल करवा दी। लगता है तगड़ी पार्टी है पाई, और भाभी अकेले ही क्यों है ऐशी करे, मैं भी तो लूट सकता हूँ। इस अमीर जाति को भद्दे कपड़ों के बावजूद काफ़ी होशक्ल आदमी था जो रातों रात बुशरा और यासर के हाथ लगे पैसों पर बेचैन होकर पीछा करने पर उतर चुका था। उसका नाम बाकिर था। वो छोटा मोटा मैकेनिक था। यासर के माँ बाप की वफात के बाद दोनों ने बाकिर को माँ बाप की तरह ही पाला था, मगर बाकिर की नेचर यासर से कदर अलग और लालची किस्म की थी, और बाकिर की नज़र ईमान पर थी जो एक बार फिर राजदारी से पैसे बुशरा के बैग में डाले। इसको शुक्रिया कहने का मौका भी ना दे रही थी। खुदा के लिए मुझे शर्मिंदा मत करें बहन, पहले ही काफ़ी मदद की थी आपने, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, ज़रूरत पूरी हो गई थी आपकी मदद से। बुशरा के इतराज़ पर ईमान ने उसका हाथ नरमी से जकड़ कर मेरे पास भी कौन सा कानून का हसाना है पिया, गनीमत समझे ही नहीं, क्योंकि ये मेरी मंथ की पॉकेट मनी थी। मुझसे जितना हो सका किया, इस बार तो देख लें, रख ले, दोबारा आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी। कभी आपको मदद चाहिए हुई तो मुझसे कहने में हरगिज़ मत हिचकिचाइएगा। बेला को मेरा प्यार दीजिएगा। नरमी के संग बुशरा की बेकरारी मिटाकर से मजीद अपना करवीदा करके बुशरा को समझना ही किस तरह वो इस लड़की का शुक्रिया अदा करे। अल्लाह आपको रंग लगाए बहन, मुझे ताकत दे कि मैं आपके एहसानात के बराबर न सही, थोड़ा बदला तासुक अपने शोहर की आंखों का नूर रहें, बहुत शुक्रिया। उसके हाथ को अकीदत से थाम कर सहला बुशरा ने इजाज़त ली और चली गई, जबकि बाकर भी इस तगड़ी पार्टी पर गिरफ्त जमाने के मन ही मन में भयानक इरादे बना चुका था। ईमान मुस्कुराई और वापस घर के अंदर चली गई। कुछ देर में वो लान में वॉक करती, साहिर का नंबर ट्राई करती रही, मगर वो मुसलसल बंद था और ईमान को लगा उसका दिल घुटन से भर गया है। ज़ोए ने सारा दिन ही दबक कर फजाना हनम की हमरा ही रही। शाम को लान में आई तो आगे वो खरगोश टहलता दिखाई दिया। तभी ज़ोए ने कदम मोड़ने के बजाय पर एहतमादी से उसकी तरफ बढ़ाई। जो सिगरेट फूंकता उसकी तरफ पलटा, मगर फौरी से ज़मीन पर गिरा। पैर से मसल डाला। ज़ोए उसकी इस हरकत पर हैरतज़दा होती करीब आ रुकी। स्मोकिंग करते हो उसकी वजह ज़ोए की यादें होंगी। डर और खौफ वक्ती था। ज़ोए ने फिर से उसके अंदर बाहर को कुरेदना चाहा। वही अपने इर्द गिर्द नज़रें घुमाने के बीच रुककर ज़ोए को देखा। उसकी यादें हों या वो हो, तुम्हें इससे क्या, रखते हुए लड़ाका सा जवाब जो सरासर मोहिब बलोची से जिस्ट करने को दे गया है ना। देखो प्रॉपर ना सही, थोड़ी सी वाइब तो बनने वाली हूँ तुम्हारी, सो मैं थोड़ी सी भी काफ़ी पॉजेसिव हूँ। जब मैं इस 3 माह में किसी का ख्याल ना सोचने का इरादा बना चुकी हूँ, तो तुम्हें भी अपनी इस टाइम जो है के राह से निकलना होगा। अपनी बात पूरे एतमाद से करते वो हर तक मोहिब की सुलगती नज़रों की तपिश से फितरी तौर पर बुखलाहट का शिकार हुई। हाँ हाँ, तो तुम इन 3 माह में सोचोगे मेरे बारे में ही हो पाएगा। तुमसे एक पल टिकना ना चाहते हुए वो फिर से उसकी किरदार पर आना नहीं चाहता। मकसद सिर्फ ज़ोए को सताना जलाना था, लेकिन वो वाकई अपने दिल में करती सलाह का दर्द महसूस करती। खुद भी अपनी कैफियत पर थम गई। जब तक मैं अनान की निगाह में थी, इस बीच मैंने किसी को खुद को छूने तक नहीं दिया। जौहन कई बार मेरे करीब होने की कोशिश कर चुका है, लेकिन मैंने इसे हमेशा रोका। भले वफादारी और पाकीज़गी का मुझसे से दूर दूर ताल्लुक ना हो, लेकिन मुझे पता है कब बनकर रहना रिश्तों में ज़रूरी होता है, फिर चाहे वो गले का तोग ही क्यों ना हो। उसके लहजे से समझ गया वो हर्ट हुई है। उसका हाथ थाम कर माफ़ी मांगने तक का सोचा, पर हिम्मत कहाँ से लाता। मेरा वो मतलब नहीं था। नजरें चुराए वजाहत दी तो मुस्कुराती, फिर धीमा सा हंसी। मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आम सी बात भले सच्ची हो, दुख देने लगी है। ज़ोई की हाँ न तो सबकी के सब झुकी आंखें मुँह पे लोच पर इम्तिहान थी। मुझे हैरान तो मत करो तुम, और दुख जोड़ काफ़ी अनफिट है। वो उसकी उदासी को हटाने को चुराने की कोशिश करके और करामत भी साबित हुई। तुम और इंसानियत ये जोड़ भी काफ़ी अनफिट है। बहुत ही कोई हार्टलेस इंसान हो तुम, जो भी तुमसे मोहब्बत करेगी रोती ही रहेगी कि किस किस्म की पक्की मजबूत दीवार से सर मार बैठी है। इस मुँह से हमेशा आग निकालते हो तो कोई मुँह नहीं लगाएगा, किस पे तो भूल ही जाओ। बड़ कुर्ती हुए से कोसती हुई हरी जुमले पर खुद ही खौफजदा हुई, क्योंकि महब से खा जाने वाली नज़रों से घूर चुका था। मुझे मुँह लगना भी नहीं है किसी के, जाओ यहाँ से, फजूलियात हाँकना बंद करो। बिना दबे वो दुगना बिगड़ा ज़ोए ने मुठियाँ बेचते गुस्सा दबाया और पैर पटकती वापस अंदर चली गई। लेकिन मोहिब बलोच के होंठों पर सुरूर मुस्कुराहट ज़रूर बरकर मातूम हुई, और ये बेखुदी बेसबब होती ऐसा भी मुमकिन नहीं था। कहाँ है ये शख्स फनान में, कहाँ ढूंढूं आपको। 7 बज गए हैं। आज डिनर बना दिया था। अर्पण ने नान की पसंद की काफ़ी सारी डिशेज़ भी बनवाई ताकि वो उस पर गुस्सा ना हो, मगर सुबह से 11 रात होने को आई तब भी ना लौटा। हजरत तक इजाज़त लेती चली गई। वहीं आलम हाउस वाले भी फार्म हाउस पर छापा मारने को तैयार थे। अर्पण ने बहुत लाइट सा पिंक जोड़ा भी निकाल कर पहना और तैयार भी हुई। अनान का किसी भी तरह करके गुस्सा दूर करे, लेकिन उसका मसला बंद फ़ोन नशपा के दिल को तकलीफ पहुँचा रहा था। वो इसे ही कॉल्स मिला रही थी। जब दरवाजे पर होतियाहट और अनान के अंदर आने पर वो तेज़ी से फ़ोन काउच की सिमत उछालती दौड़कर हनान की तरफ आई, जो स्पॉट नज़र सपने करीब रुकते ही नाशपा को देखना चाहता था। ना उसकी मौजूदगी इस वक्त उसके जहन्नम बने सीने को सुकून दे सकती थी। मेरे रास्ते से हट जाओ, अनान ने इसे परे धकेला, मगर वो फिर से राह में आई। इस पर दोनों हाथ उसके कॉलर पर जमाए, चेहरा अनान की गर्दन में घुसेरा, जिससे अनान इब्राहिम खुद को बेबस महसूस कर उठा। मुझे जो सज़ा देनी है दे ले, नाराज़गी के सिवा मैं नहीं गई। भैया के साथ अनानो उसके गले लगी हिचकियों से सिसकी, पर वो संगदिल बना इसे पकड़ कर खुद से किसी हसीब की तरह चिमटने से रोकता पड़े धकेल गया। चली जाती तो क्या, मर जाता। वो उसके भयानक सवाल पर सहमी डुबडुबाई बुरी आंखें मुकाबिल की संगदिली पर अपने आप में डूबने लगी। मैं मर जाती। सांस की सूरत ये जुमला से सकरदा करते इससे पहले उसका एक आंसू भी गिरता, अनान ने बीच का फासला काटते उसको थाम कर अपने हवासों के बिगाड़ के तोड़ करते इन भीगी सांसों के सार में तवातर से अपनी रुकती सांस खींची। उसके लम्स की शिद्दत आज ऐसी थी जैसे किसी ने इस शख्स को प्यासा सहरा बना दिया। उसके जकड़े बेबाक शिकंजे में अचपन उड़कर एतराज़ मज़ाहमत और दुख धूल बन गया। जारी है। कैसी लगी कि इस चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें
और तो मिलते हैं 44 एपिसोड में। नावल बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं 44 से भी बड़ी धमाकेदार एपिसोड में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।